गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कल अपन ने टीचिंग स्किल्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें उसका अर्थ भी बताया था कि टीचिंग स्किल क्या है, टीचिंग स्किल की क्यों आवश्यकता पड़ती है, कि कैसे हम अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए डिफरेंट टाइप की स्किल्स को यूज़ करते हैं। और जो मेन टीचिंग स्किल्स है उसका अपन एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो कल मैंने आपको इंट्रोडक्शन स्किल के बारे में बताया था कि जब भी हम शिक्षण का आरंभ करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हम प्रस्तावना करते हैं, जो कि पूर्व ज्ञान से संबंधित करते हुए नवीन ज्ञान की ओर ले जाया जाता है। अब जब हम इंट्रोडक्शन के माध्यम से टॉपिक निकलवा लेते हैं तो शिक्षण प्रशिक्षण के दौरान प्रक्रिया में हम विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के माध्यम से उस आंसर को निकलवा के पूरा लेसन डेवलप करते हैं। यानी हम क्वेश्चन आंसर मेथड को यूज़ करते हैं, जिसको कि हम प्रश्न पूछने का कौशल कहते हैं। आज अपन प्रश्न पूछने का कौशल का अध्ययन करेंगे। प्रश्न पूछना शिक्षण की सर्वाधिक प्राचीन विधा है। प्राचीन समय में अपने शिष्यों को सिखाने के लिए इस विधि को अपनाया जाता था। प्राचीन काल में गुरु अपने विषयों की परीक्षा प्रश्नोत्तरी विधि से लेता था। अपनी जिज्ञासा के समाधान भी प्रश्न उत्तर के माध्यम से ही करता था। वास्तव में शिक्षक अपने पाठ को सिखाने में और छात्रों को ज्ञान का पता लगाने के लिए प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग करता है। रूसो ने भी कहा है कि बालक प्रश्न पूछने की अपेक्षा प्रश्न पूछने जाने वाले से अधिक सीखता है। प्रश्न पूछने की एक महती आवश्यकता है और ये अच्छे उद्दीपक भी होते हैं, यानी कि एक स्टिमुलस का काम करते हैं। यह पूर्व ज्ञान से संबंधित होते हैं, साथ ही इसके माध्यम से छात्रों का ध्यान भी केंद्रित किया जा सकता है। छात्रों की रुचि का पता भी इसके माध्यम से लगाया जा सकता है और इनकी जिज्ञासा को जागृत भी किया जा सकता है, इसलिए भी प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न पूछने से विद्यार्थियों का मानसिक विकास भी होता है और साथ ही छात्रों की सहभागिता भी प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि शिक्षण में शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य अंतःक्रिया होती है और यह अंतःक्रिया प्रश्न उत्तर विधि से ही होता है। यानी शिक्षक प्रश्न करता है, छात्र उत्तर देता है। तो जैसे अगर टीचर क्वेश्चन करता है और छात्र उत्तर देता है तो हम छात्रों की अधिक से अधिक सहभागिता प्राप्त कर सकते हैं। अब प्रश्न पूछने के कौशल में कुछ ऐसे घटक हैं, उनको ध्यान में रखते हुए यदि प्रश्न किए जाएं तो हम अपने शिक्षण को प्रभावी बना सकते हैं। प्रश्न पूछना उत्तम कौशल है, अतः शिक्षक को इनके घटकों को ध्यान में रखना चाहिए। प्रश्नों को अध्यापक और छात्र के मध्य का संपर्क सूत्र माना जाता है, अतः निम्नलिखित घटकों को ध्यान में रखा जाता है। कुछ ऐसे घटक हैं, जैसे सबसे पहले है प्रश्न की संरचना। यानी जब भी शिक्षक प्रश्न कक्षा में करता है तो उसके पहले उसको संरचना करनी पड़ती है, उसको पहले निर्माण करना पड़ता है कि कौन कौन से प्रश्न करने हैं। अब वो प्रश्न की जब संरचना करेंगे तो हम किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे। सबसे पहला है संक्षिप्तता। जब भी प्रश्न करें तो संक्षिप्त होने चाहिए। अगर 7th क्लास के लिए किया है तो संक्षिप्त का मतलब है कि हम उसका एक मतलब विशिष्ट उत्तर दे सकते हैं। संक्षिप्त का अब बहुत लंबे देने के बाद अगर क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन की लंबाई बढ़ने से क्या है कि विद्यार्थी जब उत्तर देता है तो वो अपने ध्यान से भटक जाता है। इसलिए टीचर को हमेशा संक्षिप्त प्रश्न करना चाहिए। दूसरा है विशिष्टता। विशिष्टता का मतलब है ऐसे प्रश्नों का निर्माण करना चाहिए जिसका विशिष्ट उत्तर हो। दो अर्थों वाले प्रश्नों का निर्माण नहीं करना चाहिए। ऐसे ही प्रश्न बनाए जाने चाहिए जिसका उत्तर विशिष्ट हो, इसलिए विशिष्टता का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। तीसरा है व्याकरण संबंधी शुद्धता। यानी जब भी प्रश्न का निर्माण करें तो व्याकरण संबंधी अशुद्धियाँ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अशुद्धियाँ होने पे भी अर्थ का अनर्थ हो सकता है। इसलिए व्याकरण संबंधी शुद्धता को भी ध्यान में रखना चाहिए। शुद्ध भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। फिर है प्रासंगिकता। प्रासंगिकता का तात्पर्य है जिस विषय को आप पढ़ा रहे हैं, जिस प्रकरण को आप पढ़ा रहे हैं, उस प्रकरण से संबंधित ही प्रश्न होने चाहिए, प्रासंगिक होने चाहिए, रिलेवेंसी होने चाहिए। अगर आप अकबर पढ़ा रहे हैं तो अकबर से संबंधित ही होना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि बाबर पढ़ा रहे हैं। यदि आप बल के बारे में पढ़ा रहे हैं तो बल से संबंधित प्रश्न होने चाहिए, न कि गति से संबंधित। तो कहने का तात्पर्य है कि जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक से संबंधित ही प्रश्न किए जाने चाहिए।
लास्ट में है क्रमबद्धता, यानी कि प्रश्न क्रमबद्ध रूप से होने चाहिए। जैसे आप किसी की पहले परिभाषा बताते हैं या अर्थ बताते हैं, फिर उसके प्रकार बताते हैं, फिर उसकी महत्ता बताते हैं, है ना। तो इस क्रम को ध्यान में रखना चाहिए जो शिक्षण बिंदु अपन निश्चित करते हैं। ऐसा नहीं है कि सबसे पहले आपने महत्व बता दिया कि उसका ये महत्व ये है, फिर आप उसका अर्थ बता रहे हैं, फिर आप उसका प्रकार बता रहे हैं, यानी हैप हैजार्ड हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो हम शिक्षण बिंदु क्रमबद्ध रूप से निश्चित करते हैं, उन्हीं शिक्षण बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों का निर्माण किया जाना चाहिए। इस प्रकार प्रश्न की संरचना में हमको संक्षिप्तता, विशिष्टता, व्याकरण संबंधी शुद्धता, प्रासंगिकता और क्रमबद्धता का ध्यान रखा जाना चाहिए। ठीक है, अब प्रश्न का निर्माण कर लिया, उसके बाद हम कक्षा में उसका कैसे प्रेजेंट करेंगे, कैसे पूछेंगे, उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। तो दूसरा है प्रश्न पूछने की प्रक्रिया। प्रश्न पूछने की प्रक्रिया से संबंधित है कि पहला है अध्यापक की वाणी, यानी कक्षा में जब टीचर प्रश्न करता है तो उसकी आवाज़ इतनी तेज़ होनी चाहिए कि विद्यार्थी जितने बैठे हुए उन सबको सुनाई दे, यानी बहुत धीमी भी नहीं होनी चाहिए और बहुत तेज़ भी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब हम प्रशिक्षण करने के लिए विद्यालय में जाते हैं तो सारे क्लासरूम पास पास होते हैं, तो छात्रों की संख्या को ध्यान में रखते हुए अपनी आवाज़ को रखना चाहिए। यदि आप बहुत तेज़ बोलते हैं तो पास की क्लास को भी डिस्टर्ब हो सकता है, और बहुत धीमे बोलते हैं तो विद्यार्थियों को सुनाई नहीं दे सकता है। ऐसी स्थिति में आवश्यक है कि जो क्लास का आकार है उस आकार को ध्यान में रखते हुए अध्यापक को अपनी वाणी रखनी चाहिए। दूसरा है प्रश्न पूछने की गति। गति से यहाँ पर तात्पर्य है जब शिक्षक प्रश्न करता है तो प्रश्न पूछने के बाद कुछ समय उत्तर देने के लिए बच्चों को देना चाहिए। एक के बाद एक लगातार प्रश्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप जल्दी प्रश्न करते हैं तो विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए सोचने का समय नहीं मिलता है। इसलिए शिक्षक का यह दायित्व है कि जब भी कक्षा में प्रश्न करें तो उत्तर देने के लिए कुछ समय विद्यार्थियों को देना चाहिए और उसके बाद ही दूसरा क्वेश्चन करना चाहिए। तो दो प्रश्नों के बीच में एक उचित गति होनी चाहिए, इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए। तीसरा है अध्यापक द्वारा प्रश्न दोहराना। कई बार कक्षा में शिक्षक जब प्रश्न करता है तो कुछ विद्यार्थी ऐसे बोलते हैं कि सर कौन सा आपने क्वेश्चन किया, मैडम कौन सा आपने क्वेश्चन किया। तो ऐसी स्थिति में आप उस प्रश्न को वापस रिपीट नहीं करेंगे। आप जो आगे बैठे विद्यार्थी हैं जिन्होंने सुना है उनको खड़ा करके पूछिए कि बताइए मैंने क्या प्रश्न किया। इसका कारण क्या है कि यदि आपने क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया तो कभी भी विद्यार्थियों का ध्यान आप अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकते हैं या ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि टीचर तो वापस रिपीट करेगा तो दोबारा सुन लेंगे। ऐसी स्थिति में समय भी खराब होता है और बच्चों का ध्यान भी केंद्रित नहीं कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षक को प्रश्न को रिपीट नहीं करना है। और चौथा है अध्यापक द्वारा उत्तर को दोहराना। कई बार क्या होता है, जैसे छात्र उत्तर देते हैं तो शिक्षक वापस उसी उत्तर को दोहराता है, तो वो भी नहीं करना चाहिए। वो भी मतलब गलत हो जाता है, क्योंकि विद्यार्थियों का ध्यान आप फिर केंद्रित नहीं कर पाते हैं। उनको लगता है कि जो भी उत्तर होगा वो शिक्षक वापस रिपीट करेगा तब हम सुन लेंगे। ऐसी स्थिति में टीचर को रिपीट भी नहीं करना चाहिए। यानी जब भी कक्षा में प्रश्न करें तो हम इन चारों बातों को ध्यान में रखते हुए प्रश्न करना चाहिए, तब हम अपने प्रश्न पूछने की प्रक्रिया को प्रभावी बना सकते हैं। और जब प्रश्न की संरचना अच्छी होगी और प्रश्न पूछने की प्रक्रिया अच्छी होगी तो लास्ट में एक प्रोडक्ट होता है, यानी उत्पाद है कि हमारे को क्वेश्चन का आंसर सही तरीके से मिलेगा। तो जब भी हम अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने का प्रयास करते हैं तो इस स्किल का प्रयोग करना अति आवश्यक है, तभी हम अपने शिक्षण को प्रभावी बना सकते हैं और हमने जो शिक्षण के उद्देश्यों को निर्धारित किया है उस उद्देश्य की प्राप्ति कर सकते हैं, और जो विद्यार्थियों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना चाहते हैं, अपेक्षित परिवर्तन लाना चाहते हैं, वो भी ला सकते हैं। अतः प्रश्न पूछने के कौशल में भी प्रशिक्षणार्थी को पारंगत बनाना चाहिए।